हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद पीसीएस। टारगेट विद पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटी का सेकंड पार्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरओ एआरओ के लिए, जिसका फर्स्ट पार्ट चैनल पर आ चुका है। उसको आपने देख लिया होगा, तो आप इसको, ये सेकंड पार्ट है, इसको भी देख लीजिए। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये पॉलिटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए आप, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, यूपी में जितने भी एग्ज़ाम है, आरओ से रिलेटेड, करंट अफेयर, डेली का क्विज और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस पर कराई जा रही हैं। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शंस देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर या हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर, जो है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज पर निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो ऑप्शंस हैं हमारे: अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, वी.आर. मेहता समिति या जी.के.वी. राव समिति। तो इस क्वेश्चन इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो नीचे देखते हैं इसका आंसर। वी.आर. मेहता समिति का गठन 1956 में हुआ था सबसे पहले। अगला है अशोक मेहता समिति 1977, जी.के.वी. राव समिति 1985, एल.एम. सिंघवी 1986। 73 वे संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अनुच्छेद 243 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? ऑप्शंस देखते हैं। 101 101वां संशोधन, दूसरा है 102वां संशोधन, 103 या फिर 104। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 101। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2017 में पारित हुआ। इस संशोधन से वस्तु एवं सेवा कर का शुरुआत की गई, यानी कि जीएसटी की। और ये आपका 101वां संशोधन है। बाकी के संशोधन देख लेते हैं कि 102वां संशोधन 2018 में पारित किया गया, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित था। तीसरा है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में पारित किया गया, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला है 104वां संविधान संशोधन 2019 में पारित किया गया, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये तीनों संशोधन आप यहाँ से, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मे बी इनमें से कोई पूछ लिया जाए, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। अगला है कि कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ऑप्शन है 66, 62, 62 या फिर 63। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 61st अमेंडमेंट, यानी कि 61वें संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई और ये संविधान आर्टिकल 326 में किया गया। लोकसभा और राज्यसभा की क्रमशः 15 और 20 दिसंबर 1988 को इस अधिनियम को पारित किया गया तथा राष्ट्रपति की अनुमति 28 मार्च 1989 को मिली थी। अगला संशोधन देखते हैं। 66वां संशोधन 1990 में हुआ था। 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के 55 भू सुधार अधिनियम इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है 62वां संशोधन 1989। इसके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण व लोकसभा एवं विधानसभा में आंग्ल भारतीयों को प्रतिनिधित्व में 10 वर्ष की वृद्धि की गई। नेक्स्ट है 63वां संशोधन 1989। पंजाब में आपातकाल की व्यवस्था अन्य क्षेत्रों के समान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नहीं है? तो क्या है? न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आर्टिकल 46। अगला है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 46, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन आर्टिकल 43A। और डी है
ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाना, आर्टिकल 40। तो इसका ऑप्शन सी गलत है, मतलब कि सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन आर्टिकल 43 के अंदर नहीं आता है। आर्टिकल 43 के अंदर क्या आता है? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के संबंध में है। और आर्टिकल 43 बी राज्यों को निर्देश दिया है कि सहकारी सोसाइटी के स्वैच्छिक गठन, स्वतंत्र संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, व्यावसायिक प्रबंध को प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन सी गलत है हमारा। अगला है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करें पॉलिटी, और इसमें आपको टॉपिक्स भी पता चल जाएंगे कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रस्तावना, प्रियम्बल, यूनियन स्टेट डोमेन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी। ठीक है, और हिंदी में ये ऊपर दे रखा है, प्रस्तावना, संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शंस हैं संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष या फिर संघीय। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर या फिर फेडरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि फेडरल जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने सारी वीडियोस में बोला है आपको कि डिस्क्रिप्शन आपका मस्ट है। आप लोग सेम क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाए जरूरी नहीं है, पर डिस्क्रिप्शन से आपके कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य का उल्लेख है और संघीय शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय 3 प्रकार का उल्लेख है। साथ ही विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता 5 प्रकार का उल्लेख है। नीचे देखते हैं क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। आपसे डेट और ईयर पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है कि 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग of formation of following states and arrange these in chronological order। तो ऑप्शन क्या है, मतलब कि निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शंस हैं गोवा, तेलंगाना, झारखंड और हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही मतलब कि जो राज्य सबसे पहले जिसका गठन हुआ था उसको सबसे पहले लिखना है आपको, और जिसका सबसे बाद में हुआ था उसको सबसे बाद में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मतलब कि सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? हरियाणा का, उसके बाद गोवा का, फिर नेक्स्ट है हमारा झारखंड और लास्ट में तेलंगाना। तो नीचे डेट देखते हैं कि कब हुआ था। तो डेट्स हैं, हरियाणा का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, गोवा का हुआ था 30 नवंबर 1987, झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना का हुआ था 2 जून 2014 को। इसको आप याद कर लीजिए, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शंस हैं टू वोट इन जनरल इलेक्शन, आम चुनावों में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, और ऑप्शन डी है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इनमें से कौन सा जो है वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो ऑप्शन ए जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है, टू वोट इन जनरल इलेक्शन। ऑप्शंस देखते हैं आगे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किसकी सिफारिश से इसकी समिति बनी थी? स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 11वें मौलिक कर्तव्य को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। तो संविधान में जो भी संशोधन हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और वो चैप्टर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करिए। आगे देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के लिए साथ किया गया समझौता कहा था? तो ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने क्या कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता, मूल अधिकारों को कहा था उन्होंने ऐसा। आगे क्या है? आगे सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 का सर्वाधिक आलोचित भाग कहा था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित हैं। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कॉन्टीजेंसी फंड? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन है आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267 या फिर आर्टिकल 268। आंसर है आर्टिकल 267 जो है वो अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 267 संसद तथा राज्यों के विधानमंडलों को अपनी अपनी आकस्मिक निधियां स्थापित करने का प्राधिकार देता है। आकस्मिक निधि जो है वो संघ और राज्य में राष्ट्रपति और राज्यपाल के अधीन रखी जाती है। ठीक है, तो अग्रिम धन ये क्यों होती है कि वह अप्रत्याशित व्यय के पूर्ति के वास्ते होती है कि कभी कोई ऐसी कोई आपदा आ जाए या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जब हमें आकस्मिक धन की आवश्यकता हो, तो ये धन जो है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा क्वेश्चन है कि दूसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रपति और अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। मतलब दोनों सदनों से मतलब क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। दूसरा है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। तो दोनों कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो स्टेट और राज्यसभा में ये क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये उस समय का क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और एक को कारण कहा गया है। तो ऑप्शंस हैं हमारे कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, ये है हमारा अभिकथन। और दूसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, अभिकथन या कारण? तो आंसर है इसका कि ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। मीन्स जो फर्स्ट वाला है वो गलत है और सेकंड वाला करेक्ट है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। और पहला कथन गलत है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, ऐसा नहीं है। इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन है इसका कि संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और दूसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की कार्यकारी में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? 0 आवर्स इन द वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट मीन्स, 0 आवर का मीन्स क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं कि सत्र का प्रथम घंटा, या फिर दूसरा है कि जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकृत होता है, और तीसरा है प्रश्नकाल के पूर्व का काल। ऑप्शन डी है प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय, द टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संसद कार्यकाल में प्रश्नकाल के ठीक बाद शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः शून्य काल दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य होता है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कैन नॉट द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा? निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शंस देखते हैं, साधारण बिल, संवैधानिक संशोधन बिल, या फिर राज्य पुनर्गठन बिल, या फिर धन विधेयक बिल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है धन विधेयक बिल। डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से धन विधेयक प्रथम बार लोकसभा में पेश किया जाता है।
प्रथम बार इसको लोकसभा में पेश किया जाता है और धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। और राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है और 14 दिनों के अंदर इसे स्वीकृति देनी होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा करती है। ऑप्शंस हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, भारत की संचित निधि की, ऑप्शन सी है भारत के लोक लेखा की, या फिर भारत की आकस्मिकता निधि की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जो लोक लेखा समिति है वो समीक्षा करती है नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, यानी कि रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति करती है। इस समिति का गठन सरकार अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। यहाँ से इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। ऑप्शंस हैं पुंछी आयोग, सेकंड है राजमन्नार समिति, थर्ड है कोठारी समिति और फोर्थ है सरकारिया कमीशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सरकारिया कमीशन। भारत में अंतरराज्य परिषद की स्थापना किसकी सिफारिश से की गई? सरकारिया कमीशन की। और सारी कमीशंस देखते हैं, उससे पहले इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राज्यों के मध्य तथा केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई। क्यों की गई? क्वेश्चन इस तरह से पूछा था कि सरकारी आयोग की स्थापना क्यों की गई, तो क्यों की गई? राज्यों और केंद्रों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए की गई। और कमेटीज देखते हैं, पुंछी आयोग क्या था? ये सरकारी आयोग के रिपोर्ट के बाद केंद्र और राज्य के संबंधों पर पुनर्विचार हेतु केंद्र सरकार द्वारा 27 अप्रैल 2007 को गठन किया गया था इसका। नेक्स्ट है राजमन्नार समिति क्या थी? कि तमिलनाडु सरकार ने 22 सितंबर 1969 में राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने के लिए सुझाव देने हेतु गठित की थी। नेक्स्ट है 1964 में केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कोठारी समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। ऑप्शंस हैं विधानसभा के महाअभियोग के आधार पर राज्यपाल द्वारा, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है द प्रेसिडेंट आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा, या फिर द गवर्नर आफ्टर द इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की जांच के पश्चात। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के बारे में प्रावधान व प्रक्रिया अनुच्छेद 317 में मीन्स आर्टिकल 317 में दी गई है। इसके तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश पर उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडियन इज। ऑप्शंस हैं संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना, ऑप्शन बी है संघीय वार्षिक बजट तैयार करना, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर परामर्श देना, ऑप्शन डी है संघ व राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों विभागों के लिए निधियों का विनिधान करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश करना। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। वित्त आयोग पर प्राथमिक कर्तव्य संघ और राज्यों के मध्य कर राजस्व के वितरण हेतु सिफारिश देना होता है। ये वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। आयोग के सदस्यों की योग्यता, उनके चयन की रीति के बारे में विधि बनाने का अधिकार संसद को है। और प्रथम बार वित्त आयोग का गठन 1951 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। ऑप्शंस हैं भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सेकंड है भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। तो ऑप्शन देखते हैं कि पहला सही है, दूसरा, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, यानी कि एक और दोनों सही हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है।
भारत में निम्न निर्वाचन आयोग एक स्थायी अर्धन्यायिक संवैधानिक निकाय है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदन के लिए तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसके प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन और पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्रीमती वी.एस. रमा देवी थी। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो उनमें से आपको बताना है कि कारण सही है या फिर कथन या दोनों सही हैं। ऑप्शंस हैं कि अध्यक्ष व सदस्यों के, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। तो कारण दिया है कि अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही है? तो ये ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, मतलब ए गलत है और आर सही है। तो इसको देखते हैं डिस्क्रिप्शन। भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये ऑप्शन ए आपका गलत है और बी सही है कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे पास श्री संथानम, दूसरा है श्री केसी नियोगी, तीसरा है डॉक्टर राज मन्नार और चौथा है श्री ए के चंदा। तो इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री केसी नियोगी थे और इसका गठन 1951 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर पंचायत राज व्यवस्था? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है हमारा 9th में, 6th में, 3rd में या फिर 4th ए में, कौन से पार्ट में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब कि 9th भाग 9 में पंचायत का प्रावधान है। और बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। भाग 9 में पंचायत है, भाग 9th ए में है नगर पालिकाएं, 6th में है राज्य, भाग 3 में है मौलिक अधिकार और भाग 4 ए में है मूल कर्तव्य। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें कंफ्यूजन मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? ऑप्शंस हैं 1990 में, 1991, 1992 या फिर 1993। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1993 में। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पंचायत एवं नगर पंचायत को 73वां व 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 73 और 74 संविधान संशोधन द्वारा 92 में जोड़ा गया। 92 में इस संशोधन का लोकतंत्रात्मक विकेंद्रीकरण तृतीय तल के नाम से संबोधित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 ए या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। तो इस क्वेश्चन का गलत आंसर है आर्टिकल 315 जो है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है, वित्त आयोग का 280 में तथा प्रशासनिक न्यायाधिकरण अनुच्छेद 323 ए में है, जबकि अनुच्छेद 315 में संघ व राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है, ना कि केवल संघ लोक सेवा आयोग का। मतलब 315 में संघ और राज्य दोनों का किया गया है, सिर्फ संघ लोक सेवा आयोग का नहीं किया गया है। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा डी जो है वो इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस हैं फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड है भाग पार्ट 4 ए से, द स्टेट पार्ट 6 से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्ट 13 से, सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट पार्ट 14 से। तो इस क्वेश्चन का गलत आंसर है ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो पार्ट 13 से रिलेटेड नहीं है। तो देखते हैं मूल कर्तव्य जो है भाग 4 का
राज्य जो है वो 6 से भारत के भाग 6 से भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, संघ और राज्य अधीन सेवाएं भाग 13 से हैं, और संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 से हैं। तो स्पष्ट है कि विकल्प सी सही सुमेलित नहीं है। भारत के महान न्यायवादी का वर्णन संविधान के आर्टिकल 76 में किया गया है, जो कि भाग 5 के अंतर्गत आता है, ना कि भाग 13। अगला है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण कहा गया है, तो हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन है हमारा कथन, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। अगला है, इसका कारण है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियाँ जैसे कि आधुनिक शैली, संत शैली, परंपरागत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ए और आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। आंसर है इसका कि भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। अगला है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब कि ए और आर दोनों सही है, पर जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है। इसमें एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन है। इसलिए केसी वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। अतः स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही है, पर आर जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ऑप्शंस हैं 22 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इसे अपनाने के बाद 15 अगस्त 1947 को यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1940 संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, और 15 अगस्त 1947 को यह भारत का राष्ट्रीय ध्वज बना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। तो ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, दूसरा है राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, या फिर नए राज्यों का प्रवेश। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। ऑप्शन है आर्टिकल 3 to 10, आर्टिकल 4 to 11, आर्टिकल 5 to 11 या फिर आर्टिकल 6 to 11। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 5 to 11 जो है वो रिलेटेड है किससे? नागरिकता से। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और क्या लिखा है कि संबंध में स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों की पहचान बताता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 भारत के नागरिक बने। नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है आर्टिकल। आर्टिकल 39A समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो नीचे देखते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का गलत ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्टिकल 48, जो कि कृषि और पशुपालन का संगठन से रिलेटेड है। आर्टिकल 39 करेक्ट है, 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, 44 समान नागरिक संहिता, 48 क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन, आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है वो आर्टिकल 50 के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने के लिए कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है। ऑप्शंस हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124 में है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 271 में प्रावधान है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव लोकसभा के कम से कम 100 सदस्यों और राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग लोक उपक्रम कमेटी या कमेटी ऑन पिटीशन याचिका कमेटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति है जो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति के बारे में देखते हैं। इसका गठन जॉन मथाई समिति की सिफारिश पर 1915 में हुआ था। इसमें 25 सदस्य थे और 1956 में इसके सदस्यों की संख्या 30 कर दी गई थी। भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहल होगा। या फिर ऑप्शन 2 है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। ऑप्शन है ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट, बोथ करेक्ट या फिर नाइदर 1 और नाइदर 2। भारत का महान्यायवादी भारतीय सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोक और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ऑप्शंस हैं सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संवैधानिक धन संशोधन विधेयक या फिर विनियोग विधेयक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सामान्य विधेयक। डिस्क्रिप्शन देखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य विधेयक को राज्यसभा में मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक के जरिए उसे पारित करने जाने का प्रावधान संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद और प्रावधान इसमें से इसको आपको मैच करना है। तो इसको यहाँ पर देखते हैं कि आर्टिकल 61 रिलेटेड है राष्ट्रपति पर महाभियोग से, 67 का खा रिलेटेड है उपराष्ट्रपति को हटाना, आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाना और आर्टिकल 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। अगला क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 12। 12 जो है करेक्ट आंसर है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को कब संशोधन किया गया? 91 संशोधन विधेयक 2003 द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 268, 280, आर्टिकल 276 या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्रीय सरकार के अंतर्गत सभी सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करता है। सतर्कता आयोग सरकार द्वारा 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। इसको 2003 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जे के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है हैदराबाद और कर्नाटक, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र गुजरात और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद और कर्नाटक। संविधान के भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध वाले अनुच्छेद 370 अब निराश्रित है के अलावा अनुच्छेद 371 ए नागालैंड, 371 बी महाराष्ट्र और गुजरात, 371 सी मणिपुर, 371 डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और इसके आगे ये और लास्ट है आपका 371 जे हैदराबाद और कर्नाटक को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ऑप्शंस देखते हैं। गोलकनाथ केस इन 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, शंकरी प्रसादवाद 1951, सज्जन सिंह वाद 1965।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में इसको स्पष्ट किया गया इसके सिद्धांत को। तो संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान को भारतीय राजनीतिक और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। तो भारत में संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत केशवानंद भारतीवाद 1970 द्वारा स्पष्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप लागू नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने वेरुबाड़ी बाद 1916 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारतीवाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था। यद्यपि प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, लेकिन संविधान की व्याख्या में इसका सर्वोपरि स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान बनाए गए हैं? तो ऑप्शंस हैं केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि बोथ ए एंड बी दोनों में बनाए गए हैं भारत के संविधान के पर्यावरण संरक्षण, वन व वन्य जीव की रक्षा के लिए। इसको आप इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 38, ऑप्शन बी है आर्टिकल 39A, ऑप्शन सी है आर्टिकल 45 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 43A। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 43A, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36, 51 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है।